Hello and welcome back dear students on Academy JEE channel. I am Samir Chincholikar, your mathematics mentor and this is J Live Daily 3.0 जहां पर आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा फॉर सर्कल्स और आज हम यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं अपने टेंजेंट के डिस्कशन को। हमने बच्चों लेक्चर नंबर 4 के अंदर टेंजेंट्स का बेसिक आइडिया लेना स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया था। आपने अगर मिस आउट कर दिया है तो आप पहले उसको जाके जरूर देखें क्योंकि उसके बाद में आज का कंटिन्यूएशन वाला जो डिस्कशन है वो आपको क्लियरली समझ में आएगा एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टुडेज सेशन, जो बहुत ही आसान टॉपिक है। आगे चल के जो हमारे पास में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के अंदर डिस्कशन आने वाले हैं फॉर नॉर्मल, दोज विल बी अ बिट टीडियस, थोड़े से वहां पर बड़े इक्वेशंस बनते हैं। लेकिन सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स दैट कैन एवर एग्जिस्ट इन जेईई सिलेबस। हम इसका भी डिस्कशन आज के सेशन में करने वाले हैं, ठीक है। और साथ साथ यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे और कई सारे यहां पर और अच्छे क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जो बच्चे यहां पर रेगुलर नहीं है अनअकैडमी जेईई चैनल पे, सबसे पहला काम बच्चों आपको करना है कि आपने यहां पर अपने अनअकैडमी जेईई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपकी यहां पर जो टीम है, इंडिया की टॉप टीम जो आपको यहां पर हेल्प कर रही है, उनके किसी भी सेशन को आप मिस ना करें। आपको राइट टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो थोड़ा सा यहां पर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार अब नोटिफिकेशन आ गया तो एक बार देख लेते हैं कि क्या सेशन चल रहा है। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जेईई प्रिपरेशन इज द डेडिकेशन एंड रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। आप अगर यहां पर बस रेगुलर भी रहोगे, आप अगर यहां पर लर्निंग भी लेते जाओगे तो भी आप यहां पर कई सारे बच्चों से आगे रहोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो यहां पे कंप्लीट लर्निंग भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बट इफ यू ऐड दैट विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस and if you analyze yourself with a very good test series जो नेशनल लेवल पे चल रही है, then it will be a complete preparation for all of you students, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइड बाय साइड अपने साइड से भी मेहनत जरूर करें, लेकिन अनअकैडमी जेईई चैनल के किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। आप बच्चों यहाँ पर हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाएं जहां पर आपके साथ में रेगुलर अपडेट्स हम शेयर करते हैं और साथ साथ आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो ऑन अनअकैडमी ऐप, ताकि वहां पर होने वाली क्लासेस भी आपको सही समय पर पता चले कि मैं कब ले रहा हूं और आप वहां पर भी अपना लर्निंग आगे बढ़ा पाएं। आपको livedaily.me/JEE के बारे में पता होगा बच्चों। इस सिंगल लिंक के ऊपर हमने अपनी पूरी डिजिटल वीडियो बुक जो है आपको देकर रखी है। यहां पर सारे ही हमारे जो लेक्चर्स हैं, थ्योरी सेशन से प्रैक्टिस सेशन से, उनके लिंक्स हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और साथ साथ हमने इनके पीडीएफ नोट्स का भी लिंक यहीं पर आपको दे दिया है, ताकि आप अगर यहां पे फर्स्ट टाइम लर्नर हैं तो आप यहां पर वीडियो देख के सीख सकते हैं और अगर आप रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो आप यहां पे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके अपना जो चैप्टर है एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल फॉर फ्री। अनअकैडमी जेईई चैनल के ऊपर भी आप डायरेक्टली यहां पे यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, किसी भी टॉपिक का नाम लिखो, आप यहां पे सर्कल्स पढ़ना चाहते हैं सर्कल लिखो, अनअकैडमी लिखो या फिर आप मेरा नाम लिखो, तो आपको एक प्लेलिस्ट जरूर मिलेगी, चाहे वो प्लेलिस्ट 1.0 की हो, 2.0 की हो या फिर अब 3.0 की प्लेलिस्ट हो, जहां पर आपको पूरा का पूरा लर्निंग एक टॉपिक का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके उसमें ऑप्शंस रहेंगे कि आप कौन सी प्लेलिस्ट को यहां पर देखना चाहते हैं, ठीक है। बट आई वुड एनीवेज सजेस्ट कि अगर आप यहां पे किसी एक ऐसे प्लेलिस्ट को देख रहे हैं जो ऑलरेडी 3.0 में कंप्लीट हो चुकी है, देन यू शुड प्रीफर 3.0 इन दैट सिनेरियो। ऑलराइट, आपके यहां पर जो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म जो है वो भी काफी एक अमेजिंग चीज है। ये बना ही क्योंकि एजुकेशन के लिए, तो इसके अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करते हैं टू फर्दर ग्रो। जैसे कि यहां पर इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, आपको यहां पर एजुकेटर्स के साथ में डाउट सेशंस मिलते हैं और आपको यहां पे टेस्ट सीरीज भी मिलती है जो नेशनल लेवल की है। तो अगर आप यहां पे एक एंटायर इकोसिस्टम की वजह से अपनी तैयारी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, देन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज समथिंग दैट वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। अनअकैडमी जेईई चैनल पे बच्चों आपको सब कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको यहां पर जो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं दैट आर ऑफ ग्रेट हेल्प। और एक अच्छी बात क्या है कि यहां पर आपको इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स एक साथ मिल जाते हैं, आप उनके भी यहां पे लेक्चर्स देख सकते हैं, उनका भी यहां पर जो है समय ले सकते हैं फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स एंड दैट इज हाउ यू कैन फर्दर ग्रो इन योर थ्योरी प्रिपरेशन एज वेल। और आप अगर यहां पर रिजल्ट्स देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो एक एनवायरनमेंट है वो कितना हेल्पफुल है बच्चों के लिए। लेकिन आपको यहां पर बच्चों अगर ऐसे रिजल्ट जनरेट करने हैं तो अपनी साइड से भी मेहनत आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होती है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप यहां पर बच्चों अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं समीर लाइव के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिले। और आप जब यहां पे ज्वाइन करेंगे तो आपको प्लस और आइकॉनिक में ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। आइकॉनिक में बच्चों आपके पास में यहाँ पर जो है एक डेडिकेटेड मेंटर होगा जो आपको रेगुलर बेसिस पे गाइड करेगा, आपको यहाँ पे स्टडी प्लानर मिलेगा, आपको साथ ही साथ यहाँ पर अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख लो कि आपको केवल एकेडमिक जो कंटेंट है लिमिटेड टू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड मटेरियल वहां तक ही आपको सीमित रखना है या फिर आपको एडिशनल फैसिलिटीज भी चाहिए। दैट इज हाउ यू कैन रिलेट बिटवीन डिसाइड बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक एंड देन कितना समय आपका बचा है उतने समय का आप सब्सक्रिप्शन यहां पे परचेस कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी आइडिया टू गो अहेड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग
ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म एज वेल। लेकिन हमारा यहां पर जो आइडिया है वो तो और ज्यादा सिंपल है ना। यहां पर आप बस आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड द ग्रेट थिंग इज कि अभी जो बच्चों ने यहां पे रिजल्ट निकाल के दिखाए हैं 2021 में, दोज आर वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आप यहां पर देख सकते हैं, रिजल्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देखना, जहां पर बच्चे कहते हैं कि यार हमने केवल अनअकैडमी जेईई से पढ़ाई करी और हमारा 99+ % आया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वाकई विश्वास करना है कि इस चैनल के ऊपर सब कुछ है और बहुत अच्छे लेवल पे है, तो आपको किसी भी एक प्लेलिस्ट को पूरी तरह से देखना होगा। उस पूरी प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देख के समझने के बाद में आपको अपनी रेफरेंस बुक उठानी है, सारे टॉपिक्स एक बार पलट के देखने की क्या सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखना है कि क्या आपसे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर आपका आंसर यस है हर बार, तो इसका मतलब यहां पर आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। एंड व्हेन आई से एनी प्लेलिस्ट, यहां पे कोई बायस नहीं है, आप किसी भी चैप्टर को एक्चुअली जाके देख सकते हैं। इट इज टॉट अप टू एडवांस लेवल टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप यहां पर जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, और ऑल द बेस्ट। आप जितना यहाँ पर रेगुलर रहेंगे उतने ही जल्दी आपको यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अपने चैप्टर्स में आते रहेगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट ऑफ विद अवर डिस्कशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से इक्वेशंस हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन वाज इन पॉइंट फॉर्मेट। अगर आपके पास में एक सर्कल का इक्वेशन है, लेट अस से x² + y² = r², और आपको उसके ऊपर ही एक पॉइंट अगर मैं दे दूं कि x1 y1 इसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट है, अब आप बताओ कि उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। हमने इसका डिस्कशन कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि अगर आपको यहाँ पे सर्कल जो है छोटा वाला इक्वेशन ना है, आपके उसमें सेंटर अगर ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर अगर आपके यहाँ पे -g - f के ऊपर है, जिसकी जनरल इक्वेशन आपको दी हुई है, तो भी आप यहाँ पर अपने पॉइंट फॉर्मेट में टेंजेंट की इक्वेशन काफी आसानी से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट फॉर्मेट के लिए क्या पढ़ लिया था? पॉइंट फॉर्मेट के लिए हमने यहां पर ट्रांसफॉर्मेशंस ही पढ़ लिए थे कि आपको केवल इतना सोचना है कि आपके पास में सर्कल की इक्वेशन कौन सी है। लेट अस से हम यहां पर सर्कल की इक्वेशन बड़ी वाली मान लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और आपको अगर यहां पे कोई पॉइंट भी दे रहा है जो इसके ऊपर लाई करता है, अगर पॉइंट इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर लाई करता है और आपको अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन रिपोर्ट करनी है, तो आपको यहां पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको छोटे से ट्रांसफॉर्मेशंस करना है इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इटसेल्फ। आप सर्कल की इक्वेशन में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे? x² की प्लेस में आप x(x1) लिख देना, y² की प्लेस में y(y1) लिख देना, x के प्लेस में x + x1/2 और y के प्लेस में y + y1/2। अगर आप ये चेंजेस करते हो तो आपको जो नया इक्वेशन मिलेगा, सर्कल की इक्वेशन में अगर आप ये चेंजेस करते हो तो आपको जो नया इक्वेशन मिलेगा वही एक्चुअली टेंजेंट का इक्वेशन है एट पॉइंट x1 y1। दैट इज द रीजन पॉइंट फॉर्म इज वेरी वेरी इजी। अगर आपको सर्कल के ऊपर लाई करने वाला ही पॉइंट कोई दे देता है तो इससे आसान सवाल नहीं हो सकता आपके लिए। आपको ये चेंजेस करके आंसर मिल जाते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिए थे। और एक फॉर्मेट बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, विच वाज दिस पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में सेंटर एट ओरिजिन वाला अगर सर्कल है तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन हम थीटा के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लॉजिक दिया था? हमने यहां पर लॉजिक दिया था कि आपके पास में ऑलरेडी पॉइंट फॉर्मेट में तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का तरीका है ही है, राइट। तो ये भी एक तरीके से पॉइंट ही गिवन है आपको। ये जो गिवन है, आप यहां पर थीटा वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहां पे ऑलरेडी उसको r cos थीटा r sin थीटा के फॉर्मेट में एक कार्टेशियन पॉइंट के फॉर्मेट में देख पा रहे हो। तो आपको अगर ऑलरेडी ये पता है कि x² के प्लेस में x(x1) जाता है और y² के प्लेस में y(y1) जाता है, और आपको अगर ये पता है कि यार ये वाला पॉइंट x1 की तरह काम कर रहा है और ये वाला वैल्यू y1 की तरह काम कर रहा है, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यही किया था लास्ट क्लास में, और हमारे पास में पैरामेट्रिक फॉर्मेट में भी टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी थी। आप लोगों ने अगर मिस किया है तो प्लीज जाके पहले वो डिस्कशन देख लें सारे बच्चे, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द इक्वेशन बट ऑल्सो हाउ इट इज यूज्ड इन द क्वेश्चंस। वहां पर हमने उस क्लास में इन दोनों फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, ठीक है। सो टेंजेंट्स का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पोर्शन में टेंजेंट एंड नॉर्मल इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, और आपको भी यहाँ पर बहुत डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब जब डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि हाँ यार वाकई टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ग्रेट। सो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद अवर न्यू कंटेंट जो कि है यहाँ पर स्लोप फॉर्मेट में। हम अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? टेंजेंट्स की इक्वेशन पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स।
एक फॉर्मेट पॉइंट फॉर्मेट हो गया जहां पर पॉइंट आपको डायरेक्टली अपने सर्कल के ऊपर गिवन है, एक फॉर्मेट आपका थीटा के फॉर्मेट में हो गया, है ना, जहां पर आपको पैरामीट्रिक फॉर्मेट में अपनी पूरी टेंजेंट की इक्वेशन लिखते आ रही है। नाउ द फॉर्मेट इज स्लोप फॉर्म। अगर मैं आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रहा हूं, मैंने अगर आपको यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दे दिया, और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर स्लोप m की टेंजेंट लिख के बताओ, तो हम उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, उस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे, ये हमें यहां पर सीखना है। ठीक है, सो अगर मेरे पास में यहां पे सर्कल इतना सिंपल वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसको विजुलाइज करना भी काफी आसान है। ऐसा कुछ समझ के देखो कि अगर मैं आपसे सवाल सिंपल तरीके से पूछूं कि आप इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर वन स्लोप की टेंजेंट बना के बताओ। स्लोप वन मतलब कितना हो गया, स्लोप वन मतलब 45 डिग्रीज, एक्स एक्सिस के साथ में उस लाइन ने 45 डिग्रीज बनाना चाहिए, तो आपका स्लोप हो जाएगा उस लाइन का 1 के बराबर। ठीक है, तो वन स्लोप की टेंजेंट अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये तो आइडिया है कि लाइन ने 45 डिग्री बनाना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ में। तो एक अगर मैं विजुअल क्रिएट करना चाहूं तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि हाँ एक, ओहो ये तो कट कर गई, है ना, मैं ये मान सकता हूं कि हमारे पास में एक जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो टेंजेंट का आएगा वो कहां पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, यहां पे कहीं आपकी लाइन सर्कल को टच कर सकती है। बट एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप इमेजिन कर सकते हो इन फोर्थ क्वाड्रेंट एज वेल, एक और लाइन आप यहां पे इमेजिन कर सकते हो ऑफ द सेम स्लोप विच इज टचिंग द सर्कल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाली बात समझ में आ रही, मतलब हमारे पास में दो आंसर निकल कर आना चाहिए। एक पर्टिकुलर स्लोप की अगर मैं आपसे टेंजेंट पूछूंगा तो आपके इसमें दो डिस्टिंक्ट लाइंस एज करेक्ट आंसर्स निकल कर आना चाहिए, क्योंकि एम की वैल्यू कुछ भी कर सकते हो, आप एम की वैल्यू कुछ भी कर सकते हो, आपके उसमें हमेशा दो आंसर निकल कर आएंगे। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये दोनों टेंजेंट्स जो बनी है ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स पे बनेंगी फॉर श्योर। ये जो सेम स्लोप की टेंजेंट्स बनी है ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स पे बनेंगी। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये आइडिया और ज्यादा लगेगा, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। इनको कहते क्या है, इनको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जहां पे टेंजेंट और सर्कल एक्चुअली टच कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब यहां पे हम प्रोसीड कर कैसे सकते हैं, क्या इसका कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन हम याद कर सकते हैं? यस, हम इस केस में अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? यहां पर आप ध्यान दें सारे बच्चे कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो क्या होगा, स्लोप की वैल्यू गिवन होगी। इसके पहले हमारे पास में क्या डेटा अवेलेबल हुआ करता था, इसके पहले हमारे पास में पॉइंट अवेलेबल हुआ करता था। वो पॉइंट चाहे x1 y1 के फॉर्मेट में हो, चाहे r cos थीटा r sin थीटा के फॉर्मेट में हो, बट हमारे पास में एक सर्कल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट अवेलेबल होता था। अब हमारे पास में स्लोप अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है, तो यहां पर आपको याद आ रहा होगा कि हमने ऑलरेडी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैलकुलेट करके रखी है कि नहीं। हमारे पास अगर एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, और हमारे पास में एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इफ L इज टेंजेंट, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई, तो मैं यहां पर फिर से आपको बोर नहीं करूंगा, है ना। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आपको याद दिला देता हूं कि हमने यहां पर पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल में क्या कंडीशन डिराइव करी थी। हमने यहां पर कंडीशन डिराइव करी थी आर, एम और सी के लिए। वो कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि आपका c का वैल्यू एग्जैक्टली प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो सकता है। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सो ऑन ए रैंडम लाइन इफ आई अप्लाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो लाइन जो बनेगी वो टेंजेंट लाइन बन जाना चाहिए। मतलब मुझे यहां पे टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। मेरा टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा क्या अल्टीमेटली, इसका मतलब मेरा टेंजेंट का इक्वेशन बनना चाहिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, therefore equation of tangent should be how much, ये हो जाएगा आपका y is equal to mx। देखो यहां तक तो आपने सेम रखा, y is equal to mx, c के ऊपर हमने स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर दी। वो क्या है हमारे पास में, प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इन स्लोप फॉर्मेट। क्लियर होता है सर बच्चों को? y is equal to mx प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। यस, प्लस माइनस, यस, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को यहां पर याद है चीजें, वेरी नाइस। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही कुछ डिस्कशन हम एक ऐसे सर्कल के ऊपर भी कर सकते हैं जो जिसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है? सोच के देखना एक बार। ये जो आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख रहा हूं,
ये इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए लिखा है मैंने, जहां पर आपका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है और लाइन का स्लोप m के बराबर है। अगर ये आपकी कंडीशंस मैच करती है, बस उसी सिनेरियो में आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज यूज मत करना, गलत आंसर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1 तभी काम करता है जब आपका सेंटर ओरिजिन पे हो। वैसे ही इसके ऊपर भी वापस आके मैं एक बार आपको फिर से, है ना, एक वार्निंग दे दूं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r, ये भी आपका टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्मेट में केवल तब है जब आपके पास में सर्कल सेंटर एट ओरिजिन वाला है जिसका रेडियस r के बराबर है। ठीक है, अगर आपके पास में यहां पे कुछ और इक्वेशन होगी तो फिर आपकी ये वाली इक्वेशन तो काम डेफिनेटली नहीं करने वाली। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें। बट अब होगा क्या, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास में सवाल हमेशा सेंटर एट ओरिजिन वाला ही आएगा। इनफैक्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास में जो सर्कल है वो सेंटर एट ओरिजिन वाला ना हो। तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, ये तो मेरे ख्याल से आप सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, y इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो यहां से हम कुछ सीख लेके, है ना, इस बात को भी डिस्कस कर पाएंगे कि अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो फिर तो हमारे पास में ऑलरेडी एक बहुत पक्की पकाई इक्वेशन है, उसको इस्तेमाल कर लेंगे, आंसर लिख लेंगे। सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो आपका यहां पे सिचुएशन कैसे दिखाई देगा उसको इमेजिन करने की कोशिश करें सारे बच्चे। आपका ओरिजिन तो ये रहा, लेकिन आपका सर्कल यहां पर है जिसका सेंटर यहां पर है। तो हम यहां पर फिर से कौन सा दिमाग लगा सकते हैं, हम यहां पर दिमाग लगा सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। हमें बोल सकते हैं अच्छा ठीक है, अभी ये सर्कल जो है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के कंपैरिजन में अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे इक्वेशन लिखते आती है टेंजेंट की फॉर ए सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो मैं अपना ओरिजिन चेंज कर लेता हूं। मान लेता हूं कि मेरा ओरिजिन यहां पर है, जहां पर इस पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर है, मैंने उसी पॉइंट पे अगर अपना ओरिजिन मान लिया तो फिर तो ये अच्छा वाला सर्कल बन जाएगा। और अगर ये अच्छा वाला सर्कल बन जाएगा तो फिर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन भी अच्छी वाली मेरे पास में आ ही जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर कन्वीनियंस के लिए मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में जो सर्कल था वो कुछ इस तरीके से था। आपके पास में जो सर्कल है इट इज ऑफ द फॉर्मेट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। यहां पे इसको मैंने जनरल फॉर्मेट में नहीं बना, अदरवाइज अननेसेसरी माइनस जी माइनस एफ के साथ में हम यहां पर जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है आप सब बच्चों को। यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है कि आपका सेंटर ओरिजिन नहीं है, आपका सेंटर x1 y1 है। और मैं यहां पे अब शिफ्टिंग करना चाहता हूं, शिफ्ट ओरिजिन टू x1 y1, ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। शिफ्ट ओरिजिन टू x1 y1, अगर मैं ये काम करूंगा तो पहले तो बताओ कि मेरा यहां पर जो रिलेशन है बिटवीन न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स वो कैसा लिखा जाएगा। न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन कुछ इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि ओल्ड वाला जो न्यू वाला जो है दैट शुड बी x माइनस x1 के बराबर एंड y के केस में भी y माइनस y1 के बराबर, है ना। एक बार सोच के देखो, जो पुराना वाला x1 है यहां पे अगर आप x1 डालोगे तो होगा क्या, ये ओल्ड वाला कौन सा होता है विदाउट डैश, ये कौन सा होता है डैश वाला, नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप पुराने वाले में x1 डालते हो तो कैलकुलेट होके क्या आ जाना चाहिए 0, नए वाले का 0 आ रहा है ना x1 पे, पुराने वाले का जो y1 है वो अगर आप यहां पे इक्वेशन में डालते हो तो कैलकुलेट होके क्या आ जाता है 0, मतलब नए वाले का 0 आ रहा है। x1 y1 जो पुराना वाला है कैलकुलेट करके आपके इसमें नए वाले का 0 आ रहा है। सो नाउ इन दिस x डैश y डैश वाली दुनिया, ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो नया यूनिवर्स अभी हमें इमेजिन करते आ रहा है, उसमें हमारे सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा। सर्कल का इक्वेशन भी ऐसा करते हैं, इसको c डैश कर लेते हैं। नया सर्कल का इक्वेशन हमारे पास में आएगा यहाँ पे x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और जैसे हमें नजर आया, अब हम कॉन्फिडेंटली अपना छोटा वाला जो इक्वेशन था उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आप यहां पे इस बात का भी ध्यान रखोगे कि हम यहां पे डैश वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं, तो हमारा आंसर ऑफ टेंजेंट भी डैश वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही आएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी y डैश इज इक्वल टू mx डैश प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। m स्लोप की टेंजेंट आपकी इस तरीके से लिखी जा सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये आंसर डैश वाले टर्म्स में है, लेकिन हमें यहां पे डैश वाले टर्म्स में आंसर रिपोर्ट करना नहीं था।
क्वेश्चन पूछने वाले को मतलब थोड़ी है कि आपको यहां पर कन्वीनियंस चाहिए था कि नहीं चाहिए था। उसने तो अपना सवाल पूछा था, उसने तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में अपना सवाल पूछा था, तो हमें आंसर भी एक्स वाई प्लेन में ही देना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल से काम आप यहां पर करो, जहां पे y डैश दिख रहा है उसके प्लेस में y माइनस y1, जहां पे x डैश दिख रहा है उसके प्लेस में x माइनस x1 डालो आपके पास में। अब ये जो इक्वेशन आ रही है, दिस इज अवर करेक्ट इक्वेशन। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हो? इतना सही चेंज है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन याद रखो कि चेंज है, याद रखो कि चेंज है। क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, है ना, सेंटर ओरिजिन पे था ही नहीं और वो छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं, छोटा वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका यहां पे सेंटर ओरिजिन पे है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि आप तो ये बड़ा वाला ही याद रखो, आप तो ये बड़ा वाला ही याद रखो। अगर आपका सेंटर ओरिजिन पे है मतलब x1 y1 की वैल्यू 0 है आपकी, तो जैसे आप x1 y1 की वैल्यू 0 करोगे, आपका वो छोटा वाला इक्वेशन बन जाएगा जो पिछले पेज पे हमने लिखा था। ठीक है, क्लियर होता है? सो ये आपकी मास्टर इक्वेशन है, ऐसा आप मान सकते हो। स्लो फॉर्मेट में टेंजेंट की इक्वेशन अगर आपको कभी भी याद करनी है तो ये वाली याद कर लो, गलती नहीं होगी कभी। ठीक है, तो हम यहां पर अब जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में, राइट। आई होप सारे बच्चों ने अपने नोटबुक में इस चीज को लिख लिया है अच्छे तरीके से। यस, ऑलराइट, सो क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, ट्राई करें सारे बच्चे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पैरामीट्रिक फॉर्म का कोई यूज है क्या? कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, तो ऐसा नहीं कि उसका यूज नहीं है, ठीक है, एंड कम है लेकिन है ना, ऐसा नहीं है कि पैरामीट्रिक फॉर्मेट बिल्कुल यूज का नहीं है। ऑलराइट सर, प्रोडिजी टेस्ट कैसे क्रैक करें? अच्छे तरीके से टाइम पे पहुंच जाना, पेपर देने, है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में देना, गलतियां मत करना, है ना, यही लॉजिक दे सकता हूं मैं, और क्या दे सकता हूं। देखो, कोई सा भी अगर आपका पेपर है ना, तो उसके लिए पहली बात तो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, राइट। उसमें जो सिलेबस आ रहा है उतना आपका रेडी होना चाहिए टू एक्चुअली गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो अभी आपका प्रोडिजी होने वाला है, यस, है ना, आई गेस दिस सैटरडे इट इज। तो उसके अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आप पहले तो सिलेबस अच्छी तरीके से देख लेंगे, उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन, है ना, काफ़ी दिनों से रिवाइज नहीं किया, तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, एंड देन सिट फॉर द पेपर। ऐसा मत करो कि हमें याद आ जाएगा, है ना, ऐसे लाइटली अगर आप लेके पेपर दोगे, है ना, ऐसा, लेकिन आपका कोई मतलब ऐसा मतलब कोई बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा आपका लाइफ अगर आप उसको सीरियसली देते हो या सीरियसली नहीं देते हो उसमें, है ना। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो अच्छे से करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। तो अगर प्रोडिजी दे रहे हो तो थोड़ा प्रिपरेशन के साथ में दो, है ना, पहले पैटर्न भी देख लो, क्या क्या पैटर्न आ रहा है, कितने समय का पेपर है, कब है ना, सारी चीज़ें पता करके जाओ, ऑटोमेटिकली आपके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि प्रिपरेशन तो देखो आपकी है, रिवाइज लेकिन चीज़ें हमें करके डेफिनेटली जाना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। तो यहां पर जैसे मैं बोलता हूं पैरेलल टू द लाइन, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज कैसे करूंगा मैं, यहां से मैं उठा लूंगा स्लोप की वैल्यू। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है 4/3 के बराबर। मतलब ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है कि आप इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप 4/3 है, जिसका स्लोप 4/3 के बराबर है। तो हम यहां पर अपना फॉर्मूला वाला जो मेथड है वो अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, यस और नो, एंड लेट दैट बी मेथड 1, लेट दिस बी मेथड 1, है ना, क्योंकि एक और मेथड हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं शायद, ठीक है। ऑलराइट, सो मेथड 1 पहले बता दो, मेथड 2 भी डिस्कस करने का थोड़ा सा रीजन है ना, उसको भी हम यहां पे इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, राइट। मेथड 1 तो ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सर्कल का सेंटर है जिसको हम फॉर्मूले में x1 y1 बोलते हैं, वो इस क्वेश्चन में कितना है, x1 y1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, -2 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, एंड -2 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर सर्कल का रेडियस भी इस्तेमाल होता है, तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 9 + 4 माइनस ये वाली वैल्यू मतलब -12, कितना हो जाएगा 25 बन के ये अंडर रूट 5 बनेगा। तो हमने यहाँ पर x1 y1 पता कर लिया जो फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, हमने यहाँ पर r पता कर लिया और m की वैल्यू हमें पता ऑलरेडी थी पहले से, यही सवाल है। तो आप यहाँ पर ये सारा इंफॉर्मेशन यूज करो अपने फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला एक बार फिर से याद करने के पर्सपेक्टिव से लिख लेते हैं, y - y1 = m × x - x1 प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m² + 1। ये तो हमारी कंडीशन है ना, ये हमने 2-3 क्लासेस में डिस्कस कर ली, ये हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उसको हमने यहाँ पे यूज किया। सो y - y1 कितना हो जाएगा y + 2, y - y1 = m, m की वैल्यू कितनी है 4/3,
इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा x माइनस 3 एंड प्लस माइनस r की वैल्यू कितनी है 5, अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 और 9 एंड प्लस 1। सिंप्लीफाई करो, अब तो ये बिल्कुल ही मतलब आसान सा टास्क है। सिंप्लीफाई करते समय आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपको यहाँ पे 25/9 मिलेगा, जो सिंप्लीफाई होकर 5/3 बनेगा। 5/3 इसके अंदर मल्टीप्लाई होकर 25/3 बनेगा। अपॉन 3 वाली जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अपॉन 3 वाली चीजें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके उसमें कितना आएगा 3y + 6 = 4x, है ना। 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 अंदर जाएगा 4x - 12 और यहाँ पर बचेगा कितना फिर ±25। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बस इस केस में 4x - 3y वाला आंसर सिलेक्ट करना है। 4x - 3y, लेकिन सारी 4x - 3y, ठीक है। तो अभी और कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। सो अगर मैं सब कुछ राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो मेरे पास में आ रहा है 4x - 3y एंड -18 एंड +-25। तो एक बार प्लस के साथ में ओपन करो और एक बार माइनस के साथ में ओपन करो। दो अलग अलग आंसर्स आपको यहाँ पर ऑब्वियसली मिलने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे। एक पर्टिकुलर स्लोप की सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। एक पर्टिकुलर स्लोप की सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनती हैं, ठीक है। तो वो दोनों आंसर्स यहां पर आपके निकल कर आने वाले। अगर आप प्लस साइन इस्तेमाल करोगे तो 25 - 18 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 4x - 3y + 7 = 0। और अगर आप माइनस इस्तेमाल करोगे तो कितना हो जाएगा, कुछ तो हो रहा है, कितना हो रहा है 4x - 3y और ये हो जाएगा आपके उसमें कितना 5 और मतलब 3 एंड -43 = 0। कौन कौन से आंसर मैच कर गए 7 एंड -43, 7 एंड -43 आपका मैच कर रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आगे, राइट। एक और मेथड लेकिन यहां पर मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं। फॉर्मूला एप्लीकेशन इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, जो हमने यहां पे सीख लिया, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट मेथड दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू इज अगेन द बेसिक आइडिया कि कोई सी भी लाइन सर्कल पे टेंजेंट कब होती है। हमारे पास एक सर्कल है, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, सेंटर है हमारे पास में 3, -2, ऑलराइट। और एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, जो एक गिवन लाइन के पैरेलल है। उसकी इक्वेशन है 4x - 3y + 10, 4x - 3y + 10 = 0, है ना। इसके पैरेलल है वो लाइन। तो अगर मैं यहां पे 4x - 3y + 10 के पैरेलल कोई भी एक लाइन अगर लिखना चाहता हूं तो क्या मैं ये जानता हूं कि पहले 2 वैल्यूज चेंज नहीं होंगे, केवल कांस्टेंट चेंज होगा। ये स्ट्रेट लाइन का फंडा है, ये स्ट्रेट लाइन का फंडा है कि इसके पैरेलल वाली जो लाइन है इसके अंदर पहली 2 चीजें तो वैसी दिखाई देंगी, बस कोई कांस्टेंट यहां पर आपका चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट यहां पे लैम्डा है। लैम्डा इज सम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जिसके लिए पैरेलल लाइन क्रिएट जो होती है वो टेंजेंट हो जाती है। तो अब यहां पे मैं कंडीशन क्या अप्लाई कर सकता हूं, ये आपको लास्ट क्लास की याद दिलाएगा। एक लाइन है जो इसके ऊपर टेंजेंट है, तो आप बताओ कि ये आपका किस लैम्डा के लिए टेंजेंट होगा। मतलब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर रेडियस के बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी आपकी 5 के बराबर है। परपेंडिकुलर ड्रॉप का वैल्यू आप निकाल कैसे सकते हो, आपके इसमें ये रहा लाइन, ये रहा पॉइंट, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा 12 एंड +6, 12 + 6 + लैम्डा अपॉन अंडर रूट के अंदर a² + b² मतलब 5, और इसका मॉड कितना होना चाहिए 5 के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो अब आपको लगेगा कि ये भी अच्छा है ना, इसके अंदर भी काफी जल्दी आंसर आ गया। देखो यहां पर ये 25 बन रहा है, ये बन रहा है 18, सो 18 + लैम्डा का मॉड = 25, ठीक है। तो मॉड अगर ओपन करूंगा तो एक बार प्लस के साथ में ओपन कर सकता हूं, एक बार मैं माइनस के साथ में ओपन कर सकता हूं। प्लस के साथ में ओपन करूंगा तो मेरे पास में 18 + लैम्डा = 25, मतलब लैम्डा की वैल्यू मैंने यहां पे यूज करना चाहिए 7। और अगर मैं माइनस के साथ में ओपन करूंगा तो 18 + लैम्डा = -25, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी -43। बस आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये थी ही ना, लैम्डा की वैल्यू एक बार 7 डालो, लैम्डा की वैल्यू एक बार -43 डालो और आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी थॉट आप दिमाग में रखो, इट माइट प्रूव हेल्पफुल इन फ्यू केसेस। क्लियर होता है सारे बच्चों को। फॉर्मूला अप्लाई करना ऑब्वियसली इज इजी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, चलो सो आगे बढ़ते हैं यहां पर एंड लेट अस ट्राई टू नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। जेईई मेन 2020 इससे लेटेस्ट क्या होगा, है ना, हमारे लिए तो ये सबसे लेटेस्ट है। 2021 वाले भी कुछ पेपर यहां पर हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है कलेक्शन उनका अच्छे तरीके से बन रहा है,
ठीक है। सो बढ़िया है, 2020 मतलब अभी अभी रिसेंट ईयर में ये आपको क्वेश्चन आया है एंड टेंजेंट का क्वेश्चन आया है। क्या सवाल पूछ रहे हैं एक बार ध्यान से देखें। इफ अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द सर्कल दिस, अच्छा, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1। अब L1 क्या है उसकी कहानी अलग से बताई उसने, वेयर L1 इज द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट दिस 1/√2, 1/√2 पे आप अगर इस सर्कल की टेंजेंट लिखते हो तो उसके परपेंडिकुलर है। तो हम यहां पे चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, L1 को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। L1 का मेरे पास जो इक्वेशन निकल कर आएगा वो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं। मेरे पास में सर्कल है और उस सर्कल पे लाया करने वाला एक पॉइंट है, मतलब ये तो पॉइंट फॉर्मेट का बात कर रहे हैं। पॉइंट फॉर्मेट तो सबसे आसान होता है, एक्स स्क्वायर के प्लेस में x(x1), वाई स्क्वायर के प्लेस में y(y1), ठीक है। तो अगर मैं इस सर्कल पे इस पॉइंट का इस्तेमाल करके टेंजेंट लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, x(x1) मतलब 1/√2, x(x1) प्लस y(y1) मतलब 1/√2 इज इक्वल टू, कहां है राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना है, 1। तो आपकी इक्वेशन क्या क्रिएट हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 इज द इक्वेशन। ये L1 की इक्वेशन है। अब आपने यहां पे L1 यूज करना कैसे है कि ये जो आपकी लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू L1। तो L1 का स्लोप कितना है यहां पर आपका, L1 का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 यहां पर आपका -1 के बराबर है। तो आपको अब अगर एक ऐसी लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, मतलब आपको यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना चाहिए, 1 के बराबर चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 1 के बराबर चाहिए। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन अब काफी कुछ वैसा हो गया जैसे कि अभी हमने एक क्लास इलस्ट्रेशन किया था। ये वाला जो क्लास इलस्ट्रेशन था इसके अंदर ये बोल रहा था कि इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो हमें स्लोप पता चल गया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको जो टेंजेंट चाहिए वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हमें फिर से स्लोप मिल गया। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जिस भी सर्कल के मैं टेंजेंट लिखना चाह रहा हूं उसके टेंजेंट का स्लोप मेरे पास में अवेलेबल है। तो यहां पे स्लोप फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हम अपने आंसर को निकालने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर फॉर्मूला फिर से एप्लीकेबल है। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर इन द सिंगल स्टेप। हमारे यहां पर जो आंसर निकलना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का वो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ऑलराइट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा हमारे पास में y माइनस y1 विच इज 0 इन दिस केस, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है ना हमारी, m x, लेकिन x नहीं आएगा, x की जगह x माइनस x1 आएगा विच इज x माइनस 3। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 प्लस माइनस r, रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस है 1 के बराबर, r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मतलब ये 2 बनेगा, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली √2 बनेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच वाज रिक्वायर्ड, y इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस माइनस r। अच्छा r की वैल्यू भी 1 है ना, तो r की वैल्यू यहां पे 1 डालनी चाहिए थी मैंने, r की वैल्यू भी 1 है, ऑलराइट। सो यहां पर आपके पास में आएगा कितना, इतना कुछ आपके पास में क्रिएट हो रहा है। तो आप यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको कंपेयर करते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ में, तो c के बारे में आपको यहां पे इंफॉर्मेशन निकाल के बतानी है कि c का वैल्यू कैसा होगा, ठीक है। Now if I compare it with y is equal to mx plus c, then I can clearly see कि c का वैल्यू कितना होगा। c हो जाएगा आपका यहाँ पे -3 प्लस माइनस √2 के बराबर, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे एक इक्वेशन क्रिएट करने के लिए 3 को इस तरफ लेके आओ और स्क्वायर कर दो। सो c प्लस 3 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो, कितना आंसर आया, सिंपल है ना। तो ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर दे रहा था अगर आप थोड़े से बड़े होते तो, ठीक है। 2020 में ये सवाल आपको 4 नंबर दे रहा था जेईई मेन में, सिंपल सा, c स्क्वायर प्लस 6c और यहां पर 9 और 7 है ना, 7 बचेगा आपके पास में, c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7, c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7, c इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर भी c है, ऑलराइट। सो c इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आई होप यहां पर आपको ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया कि फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, और एक एडिशनल मेथड मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली कि कभी अगर जरूरत पड़े तो आप पोजीशन ऑफ लाइन का इस्तेमाल तो डेफिनेटली कर ही सकते थे। ग्रेट। सो एक और चीज यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनानी है तो आप यहां पर कैसे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। नाउ द आइडिया इज कि हम यहां पे जो स्लो फॉर्मेट अभी हमने सीखा है उसको ही अच्छे तरीके से यूज करें। स्लो फॉर्मेट का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी बोलता है कि यार ये रही सर्कल की इक्वेशन और ये रहा एक पॉइंट,
टेंजेंट बना के बताऊं, तो पहली बात तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये केवल एक फोटो में दिख रहा है, लेकिन बनने वाली तो दो टेंजेंट्स है कि नहीं। अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाना चाहता हूं तो यार एक टेंजेंट नीचे भी आएगी, एक टेंजेंट हमारी नीचे भी आएगी। अगर एक ऊपर T1 पॉइंट है तो नीचे T2 पॉइंट भी हमारा आएगा। बट अब यहां पे अच्छी बात क्या है कि इक्वेशन सब कुछ संभाल लेती है, इक्वेशन सब कुछ संभाल लेती है, ठीक है। तो हमें यहां पर सॉल्व करते समय दो अलग अलग चीजें सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, इक्वेशन हमें दो वैल्यू निकाल के दे देगा, एक m1 स्लोप की वैल्यू निकाल के दे देगा, एक m2 स्लोप की वैल्यू निकाल के दे देगा। हम खुशी खुशी अपना आंसर रिपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो इन दिस केस द मेथड दैट वी स्टडीड इन वन ऑफ द क्वेश्चंस, जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप शुड बी इक्वल टू रेडियस, आई गेस वो आइडिया इस्तेमाल करना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, है ना। इसके अंदर फॉर्मूला वगैरह कैसे इस्तेमाल कर पाओगे, हाउ विल यू यूज द फॉर्मूला इन दिस केस, है ना। कर सकते हो, लेकिन उससे बेहतर मेथड बता रहा हूं, है ना। फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल अगर आपको करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका सेंटर कितना है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका सेंटर आपका h, k है, तो अगर h, k इसका सेंटर है तो आपका यहां पर m के फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर इक्वेशन तो आ जाएगा। उस इक्वेशन में आप x1 y1 सेटिस्फाई करवा सकते हैं और वहां से जो m में इक्वेशन मिल रही है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्योंकि x1 y1 पॉइंट मैंने पहले से लिखा हुआ है तो मैं यहां पर अपनी सर्कल की इक्वेशन ऐसी कुछ मान सकता हूं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसी कुछ आपने अगर यहां पे सर्कल की इक्वेशन मानी है, ऐसी सर्कल की इक्वेशन दी हुई नहीं हो सकती है आपको। हो सकता है कि सर्कल की इक्वेशन आपको जनरल फॉर्मेट में गिवन हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता ना। आपको तो क्या चाहिए कि आपको क्या सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा दिया है तो डायरेक्टली पढ़ के पता चल सकते हैं, राइट। अगर जनरल इक्वेशन है तो हम -2 से डिवाइड करके भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल ही सकते हैं। मेन आइडिया इज कि क्या सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो, यस। क्या सर्कल का रेडियस आप निकाल सकते हो, यस, ठीक है। तो अगर आप इतना जानते हो तो आप क्या यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, यस। टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस k इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस r, जो भी इसका r है, अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि ये इक्वेशन किसी भी m के लिए इस सर्कल की टेंजेंट तो है ही ना। ये मैंने इसी सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है। m की वैल्यू अभी मुझे पता नहीं, वो बात अलग है कि मुझे कौन से स्लोप की टेंजेंट लिखना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये तो जानता हूं कि ये इक्वेशन पक्के से इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन है, राइट। तो अब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि यार हमें यहां पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से वो टेंजेंट पास होना चाहिए। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, x1 y1 सेटिस्फाई करवा सकते हो। अगर आप इस केस में x1 y1 सेटिस्फाई करवाओगे तो आपका यहां पर कंडीशन जनरेट कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस k, है ना। x1 यहां पे y1 यहां पे y1 माइनस k इज इक्वल टू m इंटू x1 माइनस h एंड प्लस माइनस r अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। आपको ये सॉल्व करना होगा। अभी देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आई नो दैट, लेकिन जब आपके पास में एक सवाल होगा, तो ये सोचो कि आपको h और k भी कांस्टेंट्स पता है, आपको x1 y1 भी कांस्टेंट्स पता है, तो मतलब ये कैलकुलेट होकर एक कांस्टेंट आएगा, ये भी क्वेश्चन में कैलकुलेट होकर एक कांस्टेंट आएगा, r की वैल्यू भी आपको कांस्टेंट पता होगी। तो इस पूरे इक्वेशन में क्या नहीं पता हमें, m नहीं पता, m को आप यहां पे सॉल्व करोगे इक्वेशन से तो आप यहां पर अपना आंसर निकाल सकते हो। और कितना अच्छा हो जाएगा कि आपको m पता चल जाएगा। अगर आपको m पता चल जाता है तो फिर पॉइंट तो आपको पहले से ही पता था ना। इस कंडीशन को सॉल्व करके आप m भी निकाल चुके हो। यहां पर क्या आप देख पा रहे हो कि सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायरिंग वगैरह करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करते हो तो आपके उसमें दो अलग अलग m के वैल्यूज निकल कर आएंगे। Along with this point, you can use point slope format to get the equation of line and point slope format to get the equation of second tangent line, ठीक है। सो ये आपका प्रोसेस होता है। अगर आपको टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिखना है तो आप स्लोप फॉर्मेट में अपनी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, उसके अंदर अपना पॉइंट सेटिस्फाई कर दो, जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करो, वहां से m की वैल्यू निकाल के आप पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से अपना टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करो। बट दिस अगेन इज वन वे टू सॉल्व दिस particular problem. Another way to solve this particular problem could look like this. जो आपकी इक्वेशन जनरेट होगी, आप दोनों से करके देख लेना, सेम इक्वेशन जनरेट होगी, बस देखने का नजरिया अलग है। यहां से जो आप इक्वेशन जनरेट करोगे और अब जो मैं यहां पे मेथड 2 में बता रहा हूं, सेम इक्वेशन जनरेट करोगे। ओहो, मेथड 2 फिर यहां पर हमें आज जाना ही पड़ेगा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर।
ऑलराइट, सो आप यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके पास में क्या है, आपके पास में एक सर्कल है और आपके पास में है एक एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर ये वाला मान लेते हैं, और आपको अब अगर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करके बताना है तो आप ये बोलो कि मान लेते हैं कि इसका स्लोप m के बराबर है, जैसे कि हमने पहले भी बोला था, ठीक है। पॉइंट की वैल्यू आपके पास में कितनी है, पॉइंट की वैल्यू आपके पास में यहां पे x1 y1 है, ठीक है। तो आप अगर इस पॉइंट से अपना टेंजेंट लिखना चाहते हो तो आप यहां पर लाइन की इक्वेशन तो पहले से लिख सकते थे, राइट। आप लाइन की इक्वेशन तो पहले से ही लिख सकते थे। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कितनी बना सकते हो आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये सुनो, आपके उसमें पॉइंट है, आपके उसमें स्लोप है, जो आपने माना है, अभी आपको पता नहीं है लेकिन आपने मान लिया है। तो आप यहां पे जो अभी लाइन लिख रहे हो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये अब कोई सी भी लाइन हो सकती है, क्योंकि m की वैल्यू अभी आपको पता तो है ही नहीं, ये कोई सी भी लाइन हो सकती है। लेकिन इस लाइन में खास बात क्या है कि x1 y1 से तो हमेशा पास हो रही, ठीक है। हमें अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि यार ये लाइन जो है ना टेंजेंट हो जाए। तो अगर ये वाली लाइन आपकी टेंजेंट हो रही तो फिर से आप क्या बोलोगे, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप रेडियस के बराबर हो जाना चाहिए। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप रेडियस के बराबर हो जाना चाहिए। ये कंडीशन इस लाइन पे अप्लाई कर दो। जैसे ही आप यहां पर ये कंडीशन अप्लाई करते हो आपको m में फिर से एक इक्वेशन मिलेगी विच कैन बी नाउ सॉल्व्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप इज इक्वल टू रेडियस इज व्हाट यू कैन नाउ अप्लाई, ठीक है। ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया। दिस इज आवर मेथड 2 विच विल नॉट बी विजिबल इन योर नोट्स। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो एक बार अपनी नोटबुक में लिख लें, ठीक है। ऑलराइट, ब्लैक स्क्रीन का इसलिए मुझे जो है पसंद नहीं आना है ना, क्योंकि वो फिर अब मैं यहाँ पे जब वापस जाऊँगा तो ये मिट जाएगा, ठीक है। वो आपके नोट्स में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना इसको, है ना। आप यहाँ पे पॉज भी करके जो है अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। So these are the two methods that I wanted to discuss. Let us try to apply these methods in this question. Find the equation of tangent to the circle this from the point 0,1. 0,1 से आप इस सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट लिखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं अपनी जो मेथड 2 है उसको यूजुअली ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, ठीक है। जहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि यार देखो सर्कल है आपके पास में, सर्कल का सेंटर बताओ कितना है, सर्कल का सेंटर कितना है ना। अलग से लिखना चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, यहाँ लिख लेते हैं। चलो, सर्कल का सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर है आपके पास में 3,-4, और सर्कल का रेडियस कितना है। अगर आप यहां पर देखोगे अंडररूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 9 + 16 एंड माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो इसके अंदर है ही नहीं मतलब -0, तो सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो आई हैव अ सर्कल जिसका रेडियस 5 के बराबर है और सेंटर 3,-4 के ऊपर है, ठीक है। और मेरे पास में एक एक्सटर्नल पॉइंट अवेलेबल है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है मुझे कितना, 0,1 के बराबर, ठीक है। सो अगर मैं 0,1 से टेंजेंट बनाना चाहता हूं तो मान लेते हैं कि वो जो टेंजेंट बनेगी वो m स्लोप की बनेगी। जैसे ही मैंने बोला कि ये टेंजेंट m स्लोप की बनेगी, मैं एक्चुअली m के फॉर्मेट में टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होनी चाहिए, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी y माइनस y1 मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 x माइनस 0, ठीक है। तो यहां से आप कितना लिख सकते हो, अगर आप सब कुछ राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, राइट हैंड साइड में पहली बात तो mx बचा हुआ है, ये दोनों चीजें भी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो -y और +1 ये क्रिएट होगा। तो आपको याद आ रहा है कि ये सवाल अब एकदम से वैसे ही हो गया है, एक अननोन फाइंड करके बताओ। अभी हमने लैम्डा फाइंड किया था, इस बार हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, m फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या कंडीशन है कि ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट हो जानी चाहिए, मतलब 3,-4 से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप 5 के बराबर आपको करना है, ठीक है। तो आपका यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप विच इज इक्वल टू मॉड के अंदर 3,-4 इस्तेमाल करो, 3,-4 यहां पे इस्तेमाल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3m + 4 + 1 अपॉन अंडररूट के अंदर a² + b² मतलब अंडररूट के अंदर m² + 1। ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, ये रेडियस मतलब 5 के बराबर हो जाना चाहिए, समझे। तो आपको यहां पर m में एक बहुत ही सीधी सच्ची सी इक्वेशन मिल रही है, आप इसको सॉल्व कर लो, आपका m आ जाएगा तो आप यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हो। क्लियर। क्या करेंगे यहां पे, स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब
स्क्वायरिंग करेंगे तो पहली बात तो ये कि मॉड की टेंशन आपकी खत्म। स्क्वायरिंग करोगे तो आपको यहाँ पे 3m प्लस 5 का होल स्क्वायर मिलेगा और राइट हैंड साइड में आपके पास में यहाँ पे 25 के साथ में m स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में ऐड। ठीक है, ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सो आई विल गेट 9m स्क्वायर प्लस 25 एंड प्लस कितना हो जाएगा 30m इज इक्वल टू 25m स्क्वायर एंड प्लस 25। तो अगर आप यहां पर इसको सिंप्लीफाई करो तो सब कुछ राइट हैंड साइड में लाओ, 9 कैंसिल होने के बाद में 16m स्क्वायर बचेगा, 25 तो देखो आपके कुर्बान हो गए, है ना, और आपके उसमें बचा क्या -30m इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां से कॉमन निकालोगे कितना 2m, तो आपके उसमें बचेगा कितना, यहाँ पे 8m बचा, यहाँ पर -15 बचा, इक्वल टू 0 आया। तो m के हमारे पास में आ गए दो पॉसिबल वैल्यूज, एक तो m इज इक्वल टू 0 हो सकता है और दूसरा आपका m इज इक्वल टू 15/8 हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है 15/8 हो सकता है। अब आपको जब यहां पर स्लोप पता चल चुका है और आपके पास में ऑलरेडी पॉइंट अवेलेबल है कि आप यहां पर टेंजेंट कहां से बना रहे हो, 0,1 से बना रहे हो, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। ठीक है, आई थिंक आप यहां पर भी इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ऑलरेडी हमारे पास में यहां पे m के फॉर्मेट में एक इक्वेशन रेडी है ना, तो आप यहां पर पॉइंट और स्लोप फॉर्मेट यूज करके इसको जनरेट किए थे, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के यूज इन इक्वेशन 1 ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यूज इन इक्वेशन 1। ऑलराइट, सो इक्वेशन 1 में अगर मैं 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में 0 डालूंगा तो मेरे पास में y इक्वल टू 1 आएगा, और अगर मैं 15/8 डालूंगा तो क्या होगा, 15/8 अगर मैं m की जगह डालूंगा तो यहां पर तो 15 रहेगा, 8 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दोनों को मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर उस केस में 15x - 8y + 8। 15x - 8y + 8 इज इक्वल टू 0 इज आवर सेकेंड पॉसिबल इक्वेशन। 15x - 8y + 8 मतलब ए आंसर, और दूसरा आंसर क्या है y इक्वल टू 1 मतलब बी आंसर। ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते आया है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, ये ज्यादा आसान तरीका है। ठीक है, थ्योरी में हमने जो डिस्कस किया है उसके कंपैरिजन में मेथड 2 इज ईजियर। ठीक है, मेथड 2 यहां पर आ नहीं पाई है, मेथड 2 वाज ऑन ब्लैक स्क्रीन, मेथड 2 वाज ऑन ब्लैक स्क्रीन। ओके, नहीं तो बच्चे सोचेंगे सर यहां पर ये तो आपने थ्योरी में तो ये बताया, ये क्या कर दिया ये नहीं पता चला, है ना। लेकिन आप अगर लेक्चर पूरा देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर इसको डिस्कस कैसे कर रहे थे इन थ्योरी। हाँ जी, ए और बी आंसर आ गया। ऑलराइट, ग्रेट। सो लेट अस ट्राई टू डू इट वंस अगेन, है ना। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये थोड़ा सा अलग फील होगा आपको, बट आइडिया विल रिमेन सेम। एक बार पढ़ के देखना। If the equation of one tangent to the circle with center 2, -1 from origin is this, then the equation of the other tangent from origin is how much, है ना। So ऐसा कुछ आपके उसमें आइडिया है कि सर्कल के बारे में तो आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, आपको केवल सर्कल का सेंटर पता है। ठीक है, सर्कल का सेंटर कितना है आपका 2, -1 के बराबर है। ठीक है, बट वॉट एल्स यू नो कि आप यहाँ पे 0, 0 से ओरिजिन से दो टेंजेंट्स बना सकते हो। एक टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो आपको पता है, और दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन आपको फाइंड करके बतानी है। दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन आपको फाइंड करके बतानी है। ठीक है, सो बताओ यहां पर हम क्या सोच सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास में एक इक्वेशन है 3x + y = 0। लेट दिस बी द इक्वेशन, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है ऐसा मुझे फाइंड करके बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। ये किस पॉइंट से जा रहा है सब कुछ, ये ओरिजिन से आपकी टेंजेंट्स क्रिएट हो रही हैं। OA एंड OB आर द टेंजेंट्स। तो क्या करेंगे इस केस में, हमें सर्कल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम सर्कल का सेंटर जानते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार अगर ये दोनों ही टेंजेंट्स हैं तो इन्होंने एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉर श्योर। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप इसके ऊपर भी रेडियस के बराबर आएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉप 1 यहां पर जो हम पहली टेंजेंट पे दे रहे हैं वो भी रेडियस के बराबर आना चाहिए, और परपेंडिकुलर ड्रॉप 2 जो हम अगली टेंजेंट के ऊपर दे रहे हैं वो भी रेडियस के बराबर आना चाहिए। इन शॉर्ट दोनों ही लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रेडियस की वैल्यू आप यहां पे निकालने की अलग से कोशिश मत करो, आप तो ये बोलो
कि देखो अल्टीमेटली होगा तो ये रेडियस ही, हम जो यहाँ पे P1 फाइंड करेंगे वो रेडियस ही होगा, लेकिन रेडियस अलग से बोलने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर इसको इमेजिन कैसे कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, उस तरीके से आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और मुझे अभी इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर निकालना है तो मुझे ऑलरेडी अगर पॉइंट पता है, मैं फिर से क्या करूंगा, जैसे कि मैंने पिछली बार किया था, मेरे पास क्या नहीं है, m नहीं है, तो मान लेते हैं कि आपका जो करेक्ट इक्वेशन है लाइन का, टेंजेंट का, उसका स्लोप m है। इफ दिस इज द स्लोप और ये ओरिजिन से अगर बनने वाली लाइन है, तो आपकी लाइन की इक्वेशन अभी दिखाई कैसे देगी, आपकी लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx, जिसको आप mx माइनस y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। mx माइनस y इज इक्वल टू 0 भी आप इसको लिखो। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप का फॉर्मूला लिखने की आदत है, ठीक है। तो आपको यहां पर एक सिंपल सा स्टेप करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम 2, -1 ऑन दिस लाइन, कितना होगा वो, ये हो जाएगा आपके पास में 6 - 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a² + b² मतलब 10। परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन फर्स्ट टेंजेंट शुड बी सेम एज परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन सेकंड टेंजेंट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेड सेकंड टेंजेंट, ठीक है। सो इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप देंगे 2, -1 से, तो ये 2 जाएगा, इसके अंदर -1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2m + 1, 2m + 1, और नीचे कितना आएगा अंडर रूट के अंदर a² + b², है ना, x और y के कोएफिशिएंट इस्तेमाल करने होते हैं, m² + 1। आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि उसी टाइम पे याद कर लेना जब आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो आई गेस सभी बच्चों ने उसी टाइम पे याद कर लिया होगा और अभी तक आप इसको बहुत बार इस्तेमाल कर चुके होंगे, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, स्क्वायर करो, क्या ही होगा, है ना, स्क्वायर करते हैं, चलो स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 5 बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटके ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके इसमें 2m + 1 का होल स्क्वायर आएगा, और उसके साथ में नीचे आपके पास में m² + 1 विदाउट अंडर रूट दिखाई देगा, क्योंकि स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। कैंसिलेशन अगर करोगे तो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आप 5 के अंदर ये मल्टीप्लाई करो, 2 उधर मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करो, ठीक है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 5m² + 5, 5m² + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑलरेडी 4m² है, 2 मल्टीप्लाई करके 8m² हो जाएगा। उसके बाद में आपके उसमें यहाँ पे 4m आने वाला है, 4m के साथ में 2 मल्टीप्लाई होके 8m आ जाएगा, और वहां पर आपके उसमें 1 आने वाला है, 1 के साथ में 2 मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, ठीक है। सो इफ वी टेक एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, क्या मिलेगा हमें मिलेगा 3m², फिर 8m तो अकेला बैठा हुआ है, उसको दिक्कत नहीं है, एंड ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 के बराबर हो जाएगी, इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये तो आपकी यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाना चाहिए, 3m² एंड 9m -m, ऐसा कुछ, -3 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज करेक्ट। अगर मैं 3m कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे तो m + 3 बचेगा, और यहाँ पे -1 कॉमन निकाल के m + 3, यस, ऑलराइट। सो आपका ओवरऑल यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाता है m + 3 इंटू 3m - 1 इज इक्वल टू 0, एंड इस वजह से आप यहाँ पर अभी 2 आंसर्स निकाल पा रहे हो, है ना। इक्वेशन देखो कितनी समझदार है, इक्वेशन कितनी समझदार है, देखो आप यहाँ पे, ठीक है। m का वैल्यू जो इक्वेशन बता रही हो क्या क्या है, m का वैल्यू या तो -3 ले लो, या फिर आप m का वैल्यू 1/3 ले लो। m का वैल्यू आप या तो -3 ले लो या फिर 1/3 ले लो। तो इक्वेशन ने सॉल्व करते करते इसका भी आंसर निकाल दिया। देखो -3 वाली कौन सी लाइन है, ओरिजिन से बननी चाहिए और m स्लोप की होनी चाहिए, ओरिजिन से बननी चाहिए, m स्लोप की होनी चाहिए, ताकि वो इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो जाए। तो इक्वेशन बोल रही है कि आप m की वैल्यू -3 भी डाल सकते हो और बचा हुआ भी डाल सकते हो, तो बचा हुआ जो है वो आपका करेक्ट आंसर है फिर इस केस में, ठीक है, क्योंकि -3 वाला तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। बिकॉज इक्वेशन डजंट नो, राइट, इक्वेशन डजंट नो कि आप ऑलरेडी ये फिगर विगर बना के ऑलरेडी, है ना, चैन के सांस ले रहे हो कि हमारे पास में एक आंसर तो ऑलरेडी है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे बेसिकली, है ना, बिकॉज आवर न्यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम हियर। तो आप यहां पर अपनी नई इक्वेशन कैसे निकालोगे, देयरफॉर अदर टेंजेंट, है ना, एक टेंजेंट ऑलरेडी है हमारे पास में, अदर टेंजेंट विल बी यूजिंग 1/3, एंड 1/3 अगर मैं यहां पर डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 डाल के अगर सिंप्लीफाई करोगे तो x - 3y = 0, x - 3y = 0 इज अवर आंसर, x - 3y = 0, x - 3y = 0, c इज द आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। सही लग रहा है, सिंपल लग रहा है। बेसिक आइडिया आपको जो इस्तेमाल करना है वो क्या है, लाइन लिख लो, टेंजेंट अगर है तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप रेडियस के बराबर करना चाहिए,
ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज द आइडिया ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एंड कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. Let the tangents drawn from circle drawn to the circle this from the point 0, h meet the x-axis at point A and B. If the area of triangle APB is minimum, then h का वैल्यू कितना होना चाहिए. ये भी जेई मेन का सवाल है. देखो यहाँ पे ये थोड़ा मतलब अच्छा सवाल है तब भी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है ना. यहाँ पर आपको कुछ करना पड़ेगा ऐसा फील हो रहा है, इसलिए जेई मेन के हिसाब से अच्छा सवाल है. एक बार चेक करें सर बच्चे, जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है. क्या बात है ना. कभी कभी है ना लेक्चर के बीच में अगर लाइव चैट देखो तो ऐसा फील होता है कि बच्चे कुछ और ही दुनिया में अगर आप किसी और ही दुनिया में हो तो फिर ये वाला सेशन ऑन करके बैठे क्यों हो. ओके अच्छा, आप यहाँ पर बेसिकली जो लाइव चैट में बच्चे हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए बैठे हो बस. या साइड बाय साइड केवल ऐसे सेशन ऑन करके रख दिया कि पेरेंट्स को कम से कम फील होगा कि यहाँ पे पढ़ाई चल रही है. ऐसा तो नहीं है. बड़ी से आवाज़ में अनअकैडमी जेई का सेशन ऑन कर दो और फिर यहाँ पे जो है इधर उधर के काम करते रहो. 3√2 इतने जल्दी. आर्यन यहाँ पर बोल रहे 3√2 इसका आंसर आना चाहिए. आर्यन थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ है, एक बार फिर से ट्राई करो. हियर द टू टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर. हाँ है ना, यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी फील आ रही है हमें कि यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाऊंगा तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक सा फिगर बनेगा, और सिमेट्रिक सा फिगर बनेगा तो हमारे पास में है ना ऐसे मतलब फील के साथ में अगर आप इसको कर दोगे तो इससे आसान सवाल नहीं हो सकता. अगर आप फील के साथ में इस क्वेश्चन को कर दोगे तो इससे आसान सवाल नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे कि बच्चा यहाँ पे लाइव चैट में बोल रहा है ना, देखो यहाँ पे फील के साथ में आपको अगर करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, है ना. ये कोई शॉर्टकट नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट ए शॉर्टकट. ये ऐसी फील है कि आप अगर यहाँ पर बेसिकली किसी एक पॉइंट से टेंजेंट्स बना रहे हो, ठीक है, और आपको उस सिचुएशन में टेंजेंट्स बनानी है कि ये जो ट्राइंगल है इसका नाम क्या है, इसका नाम P है. ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे जो है इनके नाम A और B है. ठीक है, तो ये जो आपके इसमें PAB ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया आपको कैसा चाहिए, इसका एरिया आपको मिनिमम चाहिए. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि आप अगर P पॉइंट को नीचे लाओगे तो इसका बेस बढ़ते जाएगा. समझ पा रहे हो इस बात को, फील लेने की कोशिश करो. अगर आप यहाँ पर हो तो आपकी टेंजेंट्स कैसी हो, अगर नीचे आओगे तो क्या होगा, आपकी टेंजेंट्स थोड़ी ऐसी चौड़ी बनेंगी ना. अगर नीचे आओगे तो आपकी टेंजेंट्स चौड़ी बनेंगी. ठीक है, अच्छा, और अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, आपकी टेंजेंट्स बहुत ज्यादा तो यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो सकती ना. कितनी कंप्रेस होगी, अगर आप बहुत ऊपर भी चले जाओगे तो भी आपकी टेंजेंट्स अल्टीमेटली देखो इतनी ही दूर गई है, राइट. लेकिन आप काफी ऊपर निकल गए हो, तो अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाते हो तो आपकी हाइट ट्राइंगल की काफी इंक्रीज हो जाती है. बेस उस मायने में ज्यादा कंप्रेस नहीं होता है, बेस थोड़ा सा कंप्रेस होता है लेकिन हाइट काफी बढ़ जाती है. ठीक है, तो ओवरऑल एरिया इंक्रीज होगा इसका मतलब. और अगर आप यहां पर थोड़ा सा नीचे भी लाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, नीचे भी लाने की कोशिश करते हो तो आपका बेस काफी ज्यादा जो है यहां पे बड़ा हो जाता है, लेकिन हाइट कोई बहुत ज्यादा कम नहीं होती. ठीक है, तो ये ऑप्टिमम आपकी सिचुएशन आ रही है वो बीच में कहीं ना कहीं आ रही है. इधर जाएंगे तो भी आपका एरिया बढ़ेगा, उधर जाएंगे तो भी आपका एरिया ट्राइंगल का बढ़ेगा. तो बीच वाला जो पॉइंट आएगा वो सिमेट्री पे आएगा. जो बीच वाला पॉइंट आएगा वो सिमेट्री पे आएगा. सिमेट्री मतलब क्या होना चाहिए, आपकी यहां पे जो टेंजेंट्स है वो 45 डिग्री पे बनना चाहिए. ये वाली टेंजेंट जो आपकी 45 डिग्री पे बनेगी, ये वाली टेंजेंट आपकी 45 डिग्री पे बनेगी. और क्योंकि 45 डिग्री पे बनेगी तो आप यहां पर जो बच्चा बोल रहा है लाइव चैट में वो क्या है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स कितना होगा, फिर 90 डिग्री के बराबर होगा. ठीक है, एंड इफ यू रियलाइज दिस आपका क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व हो चुका है. इफ यू रियलाइज दिस आपका क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपको यहां पर निकालना था कि इसकी हाइट कितनी है. ठीक है, तो अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, और आपको अगर ऑलरेडी यहाँ पे 45 डिग्री दिख चुका है और आपके पास में ऑलरेडी अगर रेडियस की वैल्यू 4 के बराबर है तो आप यहाँ पर बेसिक अपना जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, 4√2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है. तो ऐसे देखा जाए तो जेईई मेन के हिसाब से सही सवाल है. अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो फिर जेईई मेन के हिसाब से ये सही सवाल है. ठीक है, क्लियर है.
आई थिंक क्लियर नहीं होगा, है ना, क्योंकि इस तरीके से मैंने आज तक कोई सवाल ऐसे बताया नहीं कचरा करके। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वापस अपने स्टाइल पे आ जाता हूँ, कचरा हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। बट अगर आपको एक फील है कि हाँ मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे सिमेट्री पे होता है यूजुअली, तो आप यहाँ पे सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश करोगे 45 डिग्री के साथ में आप अपना आंसर 4√2 मार्क करके जेईई मेन में आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली उससे आपको चला है कि यहाँ पे 45 डिग्री की गारंटी क्यों हो रही, 45 डिग्री वाली गारंटी मिल कैसे रही है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंसर तो उसी से आया आंसर तो 45 डिग्री से जो आ रहा है वो सही है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू नाउ डू इट, है ना, इन अ बेटर वे। हमारे पास में एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ऑलराइट, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट है 0,h जहां से हमने टेंजेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट्स बनाता हूं, इसलिए इसको यहां पर डिस्कस करें, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बेसिकली हम बना पा रहे हैं, क्योंकि तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट्स बनाता हूं तो एक टेंजेंट इस तरफ, एक टेंजेंट इस तरफ आती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपकी दोनों टेंजेंट्स सिमेट्रिक होंगी अबाउट वाई एक्सिस, है ना, ये सिमेट्रिक टेंजेंट्स। मैं यहां पर एक काम करता हूं कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूं, सेंटर, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप जब डलेगा, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके मीट करेगा, तो हमारे पास में यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन हम मार्क कर पा रहे हैं बाय टेकिंग सम एंगल थीटा लेटस से, है ना। ये वो वाला सिनेरियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर आपका, है ना, एरिया मिनिमम क्रिएट होगा। तो मान लेते कि यहां पर मैं अगर थीटा की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहां पे जो एच वाला पॉइंट है वो चेंज होते जाएगा। सोचो यहां पे अगर आप थीटा की वैल्यू चेंज करके ये वाला पॉइंट ले लेते हो तो फिर उस पर टेंजेंट जो बनेगी उस वजह से एच वाला जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा आपका, है ना। टेंजेंट कहां पे जाके मिल रही है वो बेसिकली आपका कौन सा पॉइंट है, वो आपका 0,h वाला पॉइंट है। हमें एच की वैल्यू अल्टीमेटली निकाल के बतानी है। तो हम यहां पर काफी आसानी से अभी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर जो कंडीशन लगानी है वो किसके ऊपर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर कंडीशन लगानी है। किसके ऊपर लगानी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के ऊपर, सॉरी एपीबी के ऊपर कंडीशन लगानी है। तो एपीबी का जो यहां पर एरिया निकल कर आएगा उसके लिए मैं यहां पर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके आंसर निकाल सकता हूं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एंड इफ आई हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज, तो मैं यहां पर रेडियस क्योंकि जानता हूं 4 के बराबर और थीटा क्योंकि मैंने मान लिया है, तो मैं 4 और थीटा के टर्म्स में यहां पर अपने हाइट और अपने बेस के लेंथ को लिख सकता हूं। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो बहुत अलग तरीके से ये सवाल सॉल्व हो रहा है, ध्यान से देख लें सारे बच्चे। यहां पर मैं इसको O नाम दे देता हूं और इसको मैं ऐसा करता हूं M नाम दे देता हूं ताकि यहां पे बोलना आसान हो जाए। तो इन ट्राइंगल OMP, है ना, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में OMP ट्राइंगल पे ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि ये एंगल अगर थीटा है तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज दिस कंप्लीट एंगल इज 90। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये एंगल अगर आपका 90 है तो फिर ये ऊपर वाला जो एंगल बचा है इस ट्राइंगल के अंदर वो थीटा होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर वाला एंगल आपका थीटा होना चाहिए। सो इफ यू लुक एट दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल आपका OPM या OMP, तो आप ये देख सकते हो कि थीटा के सामने वाली साइड 4 है और हाइपोटेनस आपका PO के बराबर है। तो मैं यहां पर ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि 4/OP अगर मैं करूंगा तो मेरे पास में साइन थीटा निकल कर आना चाहिए। ये जो टेढ़ा ट्राइंगल आपका बना हुआ है इसके अंदर थीटा के सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले साइड 4 अपॉन हाइपोटेनस मतलब OP, ये करके क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू निकल कर आता है। सो यहां से मैं OP के ऊपर कमेंट कर पा रहा हूं कि OP जो हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4/sin थीटा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप एक दूसरा ट्राइंगल पकड़ो। कौन सा ट्राइंगल में बात करेंगे अभी, इन ट्राइंगल नीचे वाला, इन ट्राइंगल OMA। इस ट्राइंगल के अंदर फिर से आप ध्यान से देखो, अगर आप इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू लिखना चाह रहे हो तो कितना आएगा, इस ट्राइंगल में नीचे वाले ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पास वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो पास वाला साइड कितना है, 4 के बराबर, और हाइपोटेनस कितना है यहां पर OA के बराबर, राइट। सो यहां से OA का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में कितना, ये आ जाएगा 4/cos थीटा के बराबर। और अगर ये आपका OA आया है तो बाय सिमेट्रिक आप बोल सकते हो कि उतना ही OB का लेंथ होगा, तो आपका टोटल AB कितना हो जाएगा, OA का डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, OA का डबल।
इंप्लाइज आपका जो ए बी का लेंथ है वो हो जाएगा 8/cos थीटा के बराबर। अब आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या यूज करनी है आपको कि जो एरिया है वो हो जाए यहां पर मिनिमम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB हो जाएगा यहां पर हाफ ऑफ बेस। बेस क्या है इस ट्राइंगल का? AB की लेंथ कितनी है? 8/cos थीटा इनटू हाइट, हाइट मतलब OP की वैल्यू कितनी है? 4/sin थीटा। ठीक है, और आप यहां पे देख सकते हो कि डिनोमिनेटर के अंदर आपका क्या लग गया है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया है। मुझे अगर इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? यहां से हमारा आंसर 45 डिग्री निकलता है। इफ एरिया हैज टू बी मिनिमम फॉर मिनिमम एरिया, इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर हैज टू बी ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट के लिए यहां पर ये कितना हो सकता है? sin 2 थीटा 1 के बराबर हो सकता है, और sin 2 थीटा अगर 1 के बराबर है मतलब थीटा आपका कितना हो जाएगा? 45 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। ये इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है। बट आप यहां पर इतना कुछ डिस्कशन उड़ा सकते हो जेईई मेन में अगर आपको ये फील है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं सिमेट्री पे आती है। ठीक है, अगर आपको ये फील है तो आप यहां पर इसको अब डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकते थे कि ये 45 डिग्री है, यहां से स्टार्ट करो, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ऊपर वाला ट्रायंगल इसका मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर उसकी साइड यहां पे 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। तो हमें यही तो निकालना है, हमें एक्चुअली OP का ही लेंथ रिपोर्ट करना है। OP का लेंथ ही तो h के बराबर है, तो इसलिए h का आंसर कितना है इस केस में? 4√2 के बराबर। ठीक है, ऑलराइट, सिंस थीटा इज इक्वल टू दिस मच, योर OP इज एक्चुअली इक्वल टू h विच इज इक्वल टू 4/sin थीटा। और अगर आप यहां पे 45 डिग्री डालोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा आपका 4√2 के बराबर। तो आपको इतना ही करना पड़ेगा, केवल आपको पेपर में इतना ही करना है। अगर आप यहाँ पे फिगर के थ्रू समझ जाते हो कि यहाँ पे 45 डिग्री के साथ में आंसर पक्के से निकलेगा। ठीक है क्लियर हो रहा है? नहीं तो इतना करना पड़ेगा। ये जो अभी करके दिखाया ना, ये एक्चुअल मेथड है जो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो पेपर में। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। चलो, सो ये लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच काफ़ी अलग है। इसके पहले हम जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे उसके अंदर हम कहीं ना कहीं m स्लोप मानकर, है ना, m स्लोप मानकर इक्वेशन लिख के फिर आगे प्रोसीड कर रहे थे। इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री का थोड़ा सा हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, ऑलराइट, सो आई गेस दैट इज अ सफिशिएंट डिस्कशन फॉर टेंजेंट, राइट? ओह नो, सो सॉरी, अभी हमने यहाँ पे स्लो फॉर्मेट में इस चीज़ को तो डिस्कस किया ही नहीं, है ना। तो नॉर्मल के लिए अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा और 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी नीड टू डिस्कस बिफोर वी एंड आवर डिस्कशन ऑन टेंजेंट्स। स्लो फॉर्मेट में और पॉइंट फॉर्मेट में मेजरली डिफरेंस क्या है? स्लो फॉर्मेट में और पॉइंट फॉर्मेट में मेजरली डिफरेंस क्या है? स्लो फॉर्मेट में आपको पता होता है कि आप टेंजेंट किस स्लोप की बनाने वाले हो। पॉइंट फॉर्मेट में आपको पता होता है कि आप किस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने वाले हो। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है पॉइंट फॉर्मेट में। और इनफैक्ट आपका जो पैरामीट्रिक फॉर्मेट है वो भी आप पॉइंट फॉर्मेट ही मान के चलो, केवल क्योंकि वहां पे पॉइंट लिखने का तरीका अलग है। पॉइंट लिखने का तरीका वहां पे r cos थीटा, r sin थीटा। ठीक है, तो दो मेजर फॉर्मेट जो हमारे पास में है आप यहां पर मान सकते हो, पॉइंट फॉर्मेट एंड स्लो फॉर्मेट। पॉइंट फॉर्मेट के अंदर आपको ऑलरेडी पता होता है कि टेंजेंट किस पॉइंट पे बनी है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कहां पर हो रहा है? टच कहां पर हो रहा है? बेसिकली आपका लाइन सर्कल के साथ में। ठीक है, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाओ, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते समय पॉइंट फॉर्मेट में हम जब डिस्कशन कर रहे थे टेंजेंट का, तो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अलग से डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है? स्लो फॉर्मेट के केस में, स्लो फॉर्मेट के केस में वो क्वेश्चन में आपको m दे रहा है कि m स्लोप की टेंजेंट लिख के बताओ, तो हम लिख तो दिए, हमने m स्लोप की टेंजेंट लिखने का मेथड सीख लिया, लेकिन अभी तक हमें क्या नहीं पता चला है कि वो एक्चुअली टच कहां जाके हुआ। ठीक है, तो इसलिए यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है ऑफ दिस कैटेगरी, है ना, कि भाई आप बताओ कि आप जब यहां पे टेंजेंट लिख रहे हो तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू कितनी है। बात आगे समझ में सारे बच्चों को? ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द टॉपिक, है ना, एंड व्हाट यू सी हियर इज द फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट यू सी हियर इज द फॉर्मूला कि आपके पास में अगर एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू a²
और आपके पास में अगर एक लाइन है जिसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये अगर टेंजेंट है, तो आपको बताना है कि यहां पर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा। नाउ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, हियर आई विल टेल यू कि यहां पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, सब फॉर्म वगैरह ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करके और भी ज़्यादा आपको फील आएगी। बट हियर डेफिनेटली है ना, वी विल लर्न समथिंग जो हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सीखना क्या है, आपको यहां पर जो डेरिवेशन में बातें हो रही हैं उनको ध्यान से सीखना है। कभी भी आपको स्लो फॉर्मेट में जो टेंजेंट लिखी गई है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर फाइंड करना है तो आप मान लो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 के ऊपर है। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप मान रहे हो कि x1 y1 के ऊपर है, देन इन दैट केस आप x1 y1 फॉर्मेट में ऑलरेडी टेंजेंट की इक्वेशन तो लिख ही सकते हो ना। सो नाउ लेट अस डू दिस, लेट अस इमेजिन कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअली आपका x1 y1 ही है। अगर x1 y1 आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपकी आ रही है इस सर्कल के लिए, वो तो क्या आनी चाहिए थी, वो ऐसी कुछ आनी चाहिए थी, x1 प्लस y1 एंड इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसी आपकी टेंजेंट आनी चाहिए थी। लेकिन स्लो फॉर्मेट में आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये है टेंजेंट, तो फिर ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट हमने कैलकुलेट करी है। तो अगर ये दोनों ही सही हैं तो मतलब ये इक्वल ही इक्वेशंस लिखी हुई है, सेम इक्वेशंस लिखी हुई है ना। तो अगर ये दोनों सेम इक्वेशंस है मतलब ये कंपेरेबल है। सेम इक्वेशंस को कंपेरेबल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे दो इक्वेशंस ऐसी भी हो सकती हैं, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन तब भी फिगर इनका सेम बनेगा, है ना, क्योंकि यहां से आप 2 गायब कर सकते हो, यहां से 2 आप गायब कर सकते हो, तो आपके उसमें इक्वेशन तो सेम ही आएगी। x और y के जो यहां पे आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे उससे लाइन की इक्वेशन ये भी वही बनाएगा, लाइन की इक्वेशन ये भी वही बनाएगा, मतलब दोनों सेम है। लेकिन यहां पर आप नोटिस क्या कर सकते हो कि कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली अभी करंट स्टेट में तो सेम नहीं है ना। तो आपके पास में कभी भी अगर सेम इक्वेशन आती है तो हम क्या कहते हैं कि वो इक्वेशन, इसका मतलब कंपेरेबल है। कंपेरेबल का मतलब ये होता है कि आप अगर इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट x का लिखो और इसका कोएफिशिएंट y का और इसका कोएफिशिएंट y का लिखो, रेशो ले लो, वैसे आप यहां पे कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म का अगर रेशो ले लो तो ये तीनों वैल्यूज आपके सेम मिलते हैं आपको। तो जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि आपकी इक्वेशंस कंपेरेबल हैं, राइट, और उससे जो फिगर बन रहा है वो बेसिकली सेम ही लाइन का फिगर बन रहा है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। हमें बोलेंगे कि यार ये दोनों इक्वेशंस, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ये दोनों इक्वेशंस आपकी कंपेरेबल होना चाहिए, राइट। सो मेरे पास में एक इक्वेशन क्या है, मेरे पास में एक इक्वेशन है, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो। एक इक्वेशन मेरे पास में x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई एंड माइनस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां पर भी लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, y को उस साइड ले जाते हैं। सो मेरे पास में आता है यहां पे mx माइनस y एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंपेरेबल है, अगर ये दोनों कंपेरेबल है तो फिर उसके इसमें ऊपर वाले का कोएफिशिएंट x1, नीचे वाले का कोएफिशिएंट m, ऊपर वाले का कोएफिशिएंट y1, नीचे वाले का -1, ऊपर वाले का माइनस a स्क्वायर, नीचे वाले का c। ये इक्वल होना चाहिए, कंपेरेबल। अगर ये सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करे तो फिर ये आपके कोएफिशिएंट्स का रेशो सेम होना चाहिए। सो इफ आई यूज द फर्स्ट एंड थर्ड इक्वालिटी, m क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास में x1 का वैल्यू कितना आता है, माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन c, सॉरी माइनस ऑफ a स्क्वायर m अपॉन c। और वैसे ही आप अगर y1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन c। यही चाहिए आपको, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए था ना, ये रहा। ये क्या है, m स्लोप की लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, m स्लोप की जो लाइन है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, m स्लोप की जो लाइन है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इसके अंदर एक कैच है, ध्यान से सोचना, ठीक है आपका। लेकिन तभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आप यहां पर क्रिएट हो रहा है दैट इज माइनस ऑफ a स्क्वायर m अपॉन c कॉमन a स्क्वायर अपॉन c। अब आप बोलोगे नहीं सर यहां पर जो पहले लिखा था वो तो कुछ और ही था, देखो यहां पर कितना डरावना सा कुछ दिख रहा है, ये तो काफी सिंपल लग रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने अभी यहां पे c की वैल्यू डाली नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये y = mx + c टेंजेंट है तो भैया पहले टेंजेंट की कंडीशन तो सेटिस्फाई करें।
तो टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है? टेंजेंट की कंडीशन यहां पर होती है कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस आर की वैल्यू कितनी यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में? a है ना। यहां पे सर्कल का देख लो, a आपका यहां पर क्या है? रेडियस है, प्लस माइनस a अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। जैसे ही आप यहां पर c का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना। यहां पर जब आप c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे a इंटू अंडर रूट वाला टर्म, तो एक a आपका कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट वाला टर्म यहां पर आपको दिखाई देगा। और वैसे यहां पर भी जब a अंडर रूट वाला टर्म सब सेटिस्फाई करोगे तो यहां पर a और a आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको अंडर रूट वाला टर्म नीचे दिखाई देगा, एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, यहां पर और एक चीज ध्यान से देखो, ये ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट करता है कि आपके पास में, है ना, फॉर्मूले में जब आपको इस्तेमाल करना है तो एक जगह अगर आपने फॉर्मूले में प्लस इस्तेमाल किया है तो अगली जगह आपको माइनस इस्तेमाल करना है, और एक जगह आपने अगर माइनस इस्तेमाल किया है तो अगली जगह फॉर्मूले में आपको प्लस इस्तेमाल करना है। अल्टीमेटली आंसर कैलकुलेट होकर क्या आता है वो अपनी बात है ना, लेकिन फॉर्मूले का जहां तक डिस्कशन चल रहा है तो एक बार प्लस है इधर तो उधर माइनस होना चाहिए। ये बात हम कैसे रियलाइज कर पा रहे हैं? यहां से रियलाइज कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा माइनस है ना, तो सी जो है उसके अंदर प्लस माइनस है, लेकिन सी का जब मैं प्लस इस्तेमाल करूंगा तो ओवर वाली ये माइनस देगा, और सी का जब मैं माइनस इस्तेमाल करूंगा तो ओवर वाली ये प्लस देगा। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन यहां पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेट मी जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ सी हियर ऑल्सो ऑन दिस पेज, वेयर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1। आप यहां पे डालो और अपना आंसर निकालो। ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत खराब फॉर्मूला है, लिटरली बता रहा हूं, बहुत खराब फॉर्मूला है, क्योंकि ये करता है कंफ्यूजन, अलग ही लेवल के कंफ्यूजन करता है। ठीक है, और वो समझने के लिए मेरे ख्याल से एक बार हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और एक तरीका बताऊंगा कि हम यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकाल सकते थे। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लाइन y इज इक्वल टू x प्लस a रूट 2 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट व्हाट पॉइंट? सीधा सीधा सवाल है, मतलब क्या चीज को? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला आपके सामने है, आप यहां पे अप्लाई करो और बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए। ये लाइन इस पर्टिकुलर सर्कल को कहां पे टच करेगी, ये सवाल है आपका। ठीक है, तो अगर आप यहां पर अपने फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेता हूं डायरेक्टली, मतलब यहां पर मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में a का वैल्यू तो a ही है, a का वैल्यू तो a ही है ना, और इस क्वेश्चन में जो c का वैल्यू है वो कितना है? c का वैल्यू a रूट 2 है, और जो m का वैल्यू है वो कितना है? m का वैल्यू 1 है। समझ रहे हो आप इस बात को? तीनों डेटा पॉइंट्स मेरे पास में अवेलेबल है, a, c और m। a, c और m। मुझे यहां पर अगर छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है तो हाँ तब भी चाहिए, हाँ यहां पर मुझे तीनों चाहिए, कोई बात नहीं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, चलो, है ना। मेरे पास में क्योंकि तीनों डेटा पॉइंट्स है तो यहां पर डालना ज्यादा आसान है, वन रूट वगैरह सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे निकालने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना निकलेगा यहां पर? ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पर आपका निकलना चाहिए माइनस ऑफ a स्क्वायर m, माइनस ऑफ a स्क्वायर m, माइनस ऑफ a स्क्वायर m। m का वैल्यू कितना है? अच्छा है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था, चलो कोई बात नहीं, पहले आंसर निकाल लेते हैं। माइनस ऑफ a स्क्वायर m अपॉन c का वैल्यू कितना है? a रूट 2 के बराबर है। ठीक है, एंड कॉमन a स्क्वायर अपॉन c, a स्क्वायर का वैल्यू तो a स्क्वायर ही है, और c कितना है? c आपके पास में a रूट 2 है। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना निकल कर आ रहा है, एक बार चेक कर लें सारे बच्चे, क्या आंसर निकल कर आ रहा है? अगर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो ये तो तब भी बचा लिया इसने आपको, ये वाले फॉर्मूले ने तब भी बचा लिया आपको। ठीक है, यहां से करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है आपका, एक एक ए कैंसिल करो, एक एक ए कैंसिल करो, और ये आ जाएगा आपके इसमें माइनस ऑफ a अपॉन रूट 2 कॉमा a अपॉन रूट 2, है ना। इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर परफेक्ट, इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती थी, एक्चुअली बताना चाह रहा था मैं, वो ये थी कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करते, है ना, यहां पर मैं थोड़ा सा लालच में आ गया कि यार यहां पर, है ना, सब कुछ दिख रहा है सही तरीके से, इसको अप्लाई कर देते हैं और आंसर निकाल दें। अगर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होते तो उस केस में तो यहां पे आपको डिसाइड करना पड़ता ना कि प्लस माइनस वाला कॉम्बिनेशन लेना है या फिर माइनस प्लस वाला कॉम्बिनेशन लेना है। समझ रहे हो इस बात को? वो कौन बताएगा आपको? ये वाले फॉर्मूले के अंदर केवल a और m इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले के अंदर केवल a और a इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम c की वैल्यू डाल चुके हैं, और c की वैल्यू डालने से ही यहां पे फर्दर कंफ्यूजन हुआ है प्लस और माइनस का। तो अगर आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपके उसमें देखो क्या बनने वाला है, आपका m का वैल्यू 1 है, आप यहां पे m का वैल्यू 1 डाल दो, और इस क्वेश्चन में a का वैल्यू तो a ही था, इस क्वेश्चन में जो a है वही तो a है,
हमारे थ्योरी में भी ए ही था और क्वेश्चन में भी ए ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में m का वैल्यू 1 है। तो m का वैल्यू जब आप यहाँ पे 1 डालोगे तो आपके उसमें क्या आएगा, a/√2, यहां पर भी आएगा a/√2। लेकिन अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वाला साइन आपको लेना है सही आंसर बताने के लिए। और ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ऐसा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली टेलिंग यू कि m स्लोप की लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आएगा। इट इज नॉट टेलिंग यू कि एक स्पेसिफिक लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आएगा। और ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि m स्लोप की हमारे पास में 2 टेंजेंट्स आती हैं। क्योंकि हमारे पास में m स्लोप की 2 टेंजेंट्स आती हैं, इसलिए अगर ये फॉर्मूला 2 आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल के दे रहा है तो इसकी गलती नहीं है। वो आपको 2 अलग अलग जो आंसर निकाल के दे रहा है ये फॉर्मूला, वो एक ये वाला आंसर है और एक ये वाला आंसर है। लेकिन अब जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर तो उसने एक पर्टिकुलर लाइन देकर रखी थी कि नहीं यही वाली जो लाइन है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप बताओ। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये वाली लाइन जो है वो ये वाले पॉइंट से पास होती है कि ये वाले पॉइंट से पास होती है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा। क्या है वो एडिशनल स्टेप? आपके उसमें दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ चुके हैं, फिर आप यहां पर देखो कि इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है या ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। वहां से आपको अपना करेक्ट आंसर लेते आ जाएगा, एक्सेप्ट करते आ जाएगा और रॉन्ग आंसर को इग्नोर करते आ जाएगा। ये मेन बात है इस केस में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि मैंने सी को इंपॉर्टेंस दिया। इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि सी का वैल्यू कितना था और मैंने इस फॉर्मूले के अंदर सी का एग्जैक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। मैंने ये ऑप्शन नहीं दिया उसको कि सी का वैल्यू आप प्लस के साथ में भी ले लो, माइनस के साथ में भी ले लो, मैंने उसको ऑप्शन ही नहीं दिया। मैंने यहां पे डायरेक्टली सी का वैल्यू यूज कर लिया। इसीलिए ये वाला जो ब्लैक वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया था उससे मेरे पास में करेक्ट ही आंसर निकल कर आया है। आई एम प्रीटी श्योर। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप इस लाइन को है ना सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट उसके ऊपर सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। डेफिनेटली करेगा, है ना। अगर आप चाहते हो तो एक बार चेक कर सकते हो। ग्रेट। लेकिन इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ क्या है? क्योंकि यहां पर अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वैसे भी आपको ये फील आ गया होगा कि यार अभी तो हम बड़े सर्कल का डिस्कशन कर ही नहीं पाए हैं। अगर हमारा बड़ा सर्कल होगा, मतलब जनरल इक्वेशन होगी x² + y² = x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, उस केस में आप अपना आंसर कैसे बताओगे फिर? क्योंकि ये फॉर्मूला ही हमने किसके लिए पढ़ा है? छोटे सर्कल के लिए पढ़ा है, ठीक है। सो इफ आई हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 एंड इफ आई वांट टू फाइंड कि y = mx + c, जो ये टेंजेंट है, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। क्वेश्चन में आपको अवेलेबल होगा लाइन का इक्वेशन, है ना, या फिर आप कहीं ना कहीं से निकाल रहे होंगे लाइन का इक्वेशन। बट इफ द अल्टीमेट टास्क इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन द बेस्ट अप्रोच इज अगेन टू रियलाइज कि भाई आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये आपका सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बेसिकली सेंटर से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना है उसी का तो वैल्यू है। और क्या आपको एक लाइन के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला पता है? यस, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो थ्योरी अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। पता तो वैसे आप लोगों को है, अगर आपने यहां पे स्ट्रेट लाइंस चैप्टर अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर एक लाइन है और आपके पास में एक पॉइंट है, पॉइंट अगर आपका है यहाँ पे x1 y1, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको a कर लेते हैं। और आपकी लाइन की इक्वेशन अगर आपके पास में है ax + by + c = 0 और आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पे फाइंड करके बताना है, लेट अस से m। तो m का यहां पर जो कोऑर्डिनेट होता है उसका फॉर्मूला आप यहां पे एक बार फिर से लिख लो अगर आपको याद नहीं है तो। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन कम्स इन। स्ट्रेट लाइंस के बारे में आपको भाई पता होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत बेसिक है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है? x - x1 / a is equal to y - y1 / b is equal to minus of ax1 plus by1 plus c upon a² plus b²। आपको कभी भी अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है इन केस ऑफ सर्कल्स, देन दिस इज अ बेटर मेथड टू एक्चुअली गो अहेड। आप अगर ये करोगे तो ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप यहां पर सही आंसर ही निकाल रहे हो, ठीक है। बात समझ में आई? गैलो फॉर्मूला याद है सारे बच्चों को? ऑलराइट,
टेंजेंट का इक्वेशन है, सर्कल का सेंटर है, सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। और ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ स्ट्रेट लाइन के सेशंस को भी ज़रूर देखें और वहाँ से अपना ज्ञान फर्दर इंक्रीज करें, ठीक है। सो आज के सेशन में वैसे मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्कस करूँ, लेकिन क्योंकि हमारा समय यहाँ पर जो है खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रखता हूँ अपने अगले सेशन के लिए। उसके साथ में यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड जैसे हमने आज के सेशन में PYQs देखे हैं, वैसे ही अगले सेशन में भी हम मल्टीपल PYQs देखेंगे, ताकि आपको ये भी पता रहे कि हम जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं वो एक्चुअली है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से क्रैक कर पा रहे हैं। मतलब ये सोचो कि क्लास इलस्ट्रेशन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू अ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जस्ट बाय लिसनिंग टू द थ्योरी यू आर एबल टू आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो जेई मेन के तो हैं, कम से कम जेई एडवांस के तो हम अलग से यहाँ पे PYQ सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कभी जेई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे मिलेंगे जो आप यहाँ पे पहली बार में सॉल्व कर सकते हो, तो हम उनको क्लास लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप बस यहाँ पे अगर सही तरीके से सुनते भी रहोगे, सारा ज्ञान अगर आप ले लोगे, तो आप यहाँ पर जेई मेन के क्वेश्चन तो पहली बार में कर पा रहे हो। दिमाग में फंडे क्लियर होना चाहिए बस। अगर दिमाग में फंडे आपके क्लियर है तो आप यहाँ पर है ना ऑलरेडी रेडी हो अपने जेई मेन के पेपर को क्रैक करने के लिए, ठीक है। एडवांस के लिए ऑब्वियसली थोड़ी और मेहनत हम यहाँ पर करेंगे, JPP सेशंस होंगे, आप यहाँ पे अलग से जो है अपनी प्रैक्टिस भी करोगे, एंड दैट विल गिव यू मच मोर कॉन्फिडेंस टू सॉल्व एडवांस लेवल क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। एडवांस लेवल क्वेश्चंस का अगर आपको बेसिक आइडिया लेना है कि आपने क्या है ना यहाँ पर फील करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, तो अभी जो हमारा IIT एक्सप्रेस हमने स्टार्ट किया है, जो यहाँ पर आपके 11 बजे से 12:30 बजे तक के सेशंस हो रहे हैं, उनको आप एक बार जाके देख सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा या फिर आपने समझना चाहिए, है ना। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, जो हमारा यहाँ पर पहला सेशन हुआ है वो स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स का ही हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर जाके आप फील ले सकते हो यहाँ पे एटलीस्ट जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस हुए, उनकी मदद से आप फील ले सकते हो कि क्या आपको वो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। सर्कल्स तो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, तो आप सर्कल्स के सारे क्वेश्चन अभी देख पाओगे, समझ पाओगे, जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन्स के सारे क्वेश्चन आप बेसिकली जाके एक बार देख सकते हो कि आपको कैसी फील आ रही है, ठीक है। एंड देन यू रियलाइज कि यार यहाँ पर क्वेश्चन देख के हमें टफ जरूर लगता है, लेकिन आप अगर उसके साथ में रुकना स्टार्ट करते हो तो एडवांस के क्वेश्चंस भी आपसे हो जाते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपसे हो जाते हैं। आपको बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बिकॉज नो क्वेश्चन विल एवर कम आउट ऑफ द सिलेबस। सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही आएगा, और सिलेबस हम यहाँ पे पूरा पढ़ रहे हैं, इसकी भी गारंटी हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। और इतना समय हम स्पेंड करते हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। दिन में है ना 4.5 9 घंटे आपके साथ में यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। दैट्स ह्यूज, ठीक है। आप सारे बच्चे भी यहाँ पर एटलीस्ट जो है हाफ ऑफ द टाइम अवेलेबल रहते होंगे हम सभी के साथ में। एंड आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी एजुकेटर्स के साथ में, और साइड बाय साइड अगर आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अगर आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हैं, देन आई एम प्रीटी श्योर कि यू आर गेटिंग अहेड ऑफ ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज पीपल आर नॉट दैट मच डेडिकेटेड, है ना। वो बेसिकली दिसंबर में, जनवरी में जाके हमसे ये सवाल पूछेंगे अल्टीमेटली यूट्यूब चैनल पर आके कि सर अब हमारा इतना बैकलॉग हो गया है, अब हम यहाँ पर क्या करें, ठीक है। तो एटलीस्ट आप एक मेजर क्राउड के तो आगे रहोगे। जब आप यहाँ पर पूरा 3.0 देख लोगे तो आप मेजर क्राउड के आगे रहोगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि आपको पता है चीज, ठीक है। तो इस बात को कभी भी जो है अंडर एस्टिमेट मत करना कि डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर जेईई प्रिपरेशन, ठीक है। आप यहाँ पे अगर डिसिप्लिन के साथ में लेक्चर्स देखते जाओगे, ऑलरेडी आपका लेवल बाकी बच्चों से ऊपर उठ चुका है, ठीक है। लेकिन आप अगर डिसिप्लिन के साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओगे तो आप उन बच्चों से भी आगे निकल चुके हो जो केवल लेक्चर्स अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन का जो आपका मेन आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया है। कंपटीशन काफ़ी है क्योंकि, है ना, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे कि IIT में अगर एक डिसेंट आपको है ना ब्रांच के साथ में एक डिसेंट कॉलेज अगर चाहिए, तो वी आर टारगेटिंग समवेयर अराउंड 5000 रैंक, ठीक है। तो 5000 यार इंडिया में गिने चुने 5000 बच्चों में आप अगर आना चाहते हो, ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि टैलेंट तो 50,000 का है कम से कम। टैलेंट जो इंडिया में है हर एक ईयर में कम से कम 50,000 बच्चों का तो है ही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द एस्पिरेंट्स जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर देते हैं और पेपर देने बैठते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं, है ना, और वो यहाँ पे डेफिनेटली डिजर्व करते हैं कुछ न कुछ अच्छी कॉलेज, अच्छा ब्रांच, वो कम से कम आप 50,000 मानो। तब भी यहाँ पर ये रेशो जो है काफ़ी स्क्यूड है, काफ़ी डिफिकल्ट है। 50,000 बच्चों में से केवल 5,000 को ही जो है अल्टीमेटली IIT में एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि यार टैलेंटेड तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आप टैलेंटेड हो तो और भी बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन ये फिर अब ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, मेहनत से ही क्रिएट होगा केवल, ठीक है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो यहाँ पर आगे निकलेगा, ठीक है।
ऑल राइट, ग्रेट। सो आई गेस दैट इज इट। आपको यहाँ पर बच्चों सारे सेशंस live.me/je